हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और इस वीडियो में हम आपका जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है उसमें जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है, जो आपकी यूनिट नंबर 9 है, उसको डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। मतलब जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हर एक पहलू के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने एक वीडियो हायर एजुकेशन बनाया था, कंप्लीट हायर एजुकेशन, उसी तरह से हमने सोचा इन्वायरमेंट पे एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का है रिक्वायरमेंट आ रही है कि इस पे बनाया जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना टाइम मुझे मिलता है मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज स्टूडेंट मेरा भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, RAS है, उसका मेंस है 25-26 जून को। तो मैं भी थोड़ा बिजी हूं, तो जितना भी टाइम मिलता है उसमें मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। तो लगभग कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट है, सबकी हेल्प नहीं कर पा रहा होगा, तो इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। और जितना कर पा रहा हूं प्लीज़ इतना ही होगा इस टाइम, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आगे चलते हैं और अपना इसको बड़ा कंसंट्रेट होकर देखना है। और हम जो डिटेल में इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, क्योंकि इसके लिए मैं डिटेल के कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। आप देखना अपने ही जो अपना चैनल है उस पर डिटेल में हर टॉपिक के वीडियोज़ 10-11 वीडियोज़ हैं जो इन्वायरमेंट पे डाले गए हैं। अगर डिटेल में पढ़ना हो तो वहाँ से पढ़ लें। यहाँ पे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन हिट करेगा वहीं से बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि सिलेबस कैसा है, कहां से अपने को कैसे कैसे पढ़ना है। तो ये जो यूनिट नंबर 9 है, तो सबसे पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि पहले इसका नाम था पीपल एंड इन्वायरमेंट, अब की बार इसका नाम कर दिया पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो ये शब्द एक आपको बिल्कुल नया जोड़ा गया है, और इस शब्द को जोड़ने के बहुत सारे मायने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस शब्द को जोड़ा गया है तो इसका मतलब वो जो डेवलपमेंट हो रहा है समाज में, किसी भी तरह का जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उससे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री लगी कहीं पे, हाईवेज बन रहे हैं, या तरह तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उस डेवलपमेंट से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस तरह की जो थ्योरेटिकल अप्रोच लेके क्वेश्चंस को पूछा जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। और आपका जो चैप्टर 1 है इसमें, यानी कि सब जो टॉपिक है जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये नया डाला गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस डेवलपमेंट शब्द से रिलेट करके ये चीजें डाली गई है। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन की बात कर रहा है, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है इसके बारे में हमें थोड़ा जानना है। और ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में हम इकोसिस्टम और इकोलॉजी के बारे में थोड़ी बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपका थर्ड रहता है इन्वायरमेंटल इश्यूज। लोकल कौन से इश्यूज हैं, रीजनल हैं, ग्लोबल कौन से इश्यूज हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। और इसमें एक और है जो आपका सॉलिड वेस्ट पे काम करेगा, दैट इज वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड और बायोमेडिकल हजार्डियस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स नया जुड़ा है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। ये सिविल सर्विसेज का बड़ा अच्छा टॉपिक रहता है, और जो इन्वायरमेंट साइंस का यूजीसी नेट लेती है उसमें भी बड़ा हॉट टॉपिक रहता है। यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आपसे भी पूछा जाएगा। और इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो बायोमेडिकल वाली जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे इसके बारे में। और क्लाइमेट चेंज एंड सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशन, इसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये जो सब यूनिट है ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है इस पूरे यूनिट में, सब टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाने की बड़ी संभावना रहती है। टोटल में से 5 आएंगे, आपको पता है, ये अकेला 2 या 3 क्वेश्चन खा जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करने हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, इसके बारे में बात करेंगे। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्स, सोलर, विंड, सोलर, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर और न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, इसके बारे में। और इसमें जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस नेचुरल एनर्जी रिसोर्स में, कि रिन्यूएबल कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल कौन सा है। इसी तरह का ट्रेंडिंग चलती है क्वेश्चन पूछने की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, अब की बार ये डिजास्टर शब्द नया जुड़ा है फ्रेंड्स, पहले था नेचुरल हजार्ड्स एंड मिटिगेशन, अब डिजास्टर शब्द को नया जोड़ दिया है। तो इसमें वो सारे के सारे नेचुरल हजार्ड के बारे में थोड़ा बात करेंगे, अर्थक्वेक वगैरह के बाद में, वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह के बारे में सारी बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका जो नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें आपका ये पूरा का पूरा है, ये सब यूनिट पूरी की पूरी नई जुड़ी है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक
क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो एक जो हमने पोल्यूशन वाली बात करी और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मिलेनियम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ पे लॉ से संबंधित बनाया गया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें, ये सारी की सारी हम बातें करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और आपका फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसमें क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई है इसमें फ्रेंड्स। तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट आपको पता है कैसे रिलेट है, क्योंकि आपको पता है इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो जीडीपी से देखते हैं हम, ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट रहता है उसी से हम देखते हैं। और जीडीपी में अभी तक ऐसा इंडिया के पास ऐसा कैलकुलेशन नहीं है कि वो इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को शामिल करे, नहीं शामिल करता है। सिर्फ हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही देख के अपने देश का डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये बड़ा एक हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अभी आप मौसम में भी देख रहे हो बड़ा चेंजेज आ रहा है, क्योंकि जितने जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं वो इन्वायरमेंट का कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का यूज करेंगे उससे उतना ही ज्यादा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, तरह तरह के पोल्यूशन होने की बड़ी संभावना रहती है। तो डेवलपमेंट को हमेशा सस्टेनेबली करना चाहिए। तो इसीलिए आपके सिलेबस में 2 चीज लगाई गई है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या था और सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट है क्या, तो उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसको डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं हम। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात करें तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं वो कितने हैं। पहले तो ये आपको नंबर भी ध्यान रखना है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो कितने हैं, 8 गोल्स हैं फ्रेंड्स। कितने हैं, 8 गोल हैं। पहला क्वेश्चन तो सीधा का सीधा ये बनता है। दूसरा ये बन सकता है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, जो MDG है, ये कब स्टार्ट किया गया, ये सितंबर 2000 में स्टार्ट किया गया, और कब तक अचीव करना था, 2015 तक अचीव करना था। यानी कि ये 15 साल के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। इसमें कितने गोल थे, 8 गोल थे। ये कब शुरुआत हुई, 2000 में, और कब इसका अंत होना था, 2015 में इस स्कीम का। तो ये अभी स्कीम हो चुकी है खत्म। तो ये स्कीम आई थी 15 ईयर्स के लिए। इसमें कितने गोल थे, 8 गोल्स थे। ठीक है फ्रेंड, और ये इसमें 8 गोल थे, आप इनको देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, ये 8 गोल हैं फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, और आगे है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो सबसे पहले ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या चीज है, आपको ये ध्यान होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED ने डिफाइन किया इसको। पहले तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, बहुत से एग्जामों में UNCED की फुल फॉर्म भी पूछी गई है फ्रेंड्स। तो UNCED की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करा, डिफाइन किया, और उन्होंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो हम रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं संसाधनों का, इस तरह से यूज करें कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, वो भी अच्छे से यूज करें इसका। जैसे हम बात करते हैं ना कि कुछ पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करके छोड़ के जाते हैं कि उसको दुखी ना होना, तो धन नहीं, अब हमें यहाँ पे किसकी सेविंग करनी है, इन्वायरमेंट को सेव करके रखना है, जिससे आने वाले जो जनरेशन है उसको पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में ना रहना पड़े, उसको स्वस्थ सब कुछ अच्छा मिले, वाटर भी अच्छा मिले, एयर की कंडीशन अच्छी मिले। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इस तरह से रिसोर्स का यूज करना, हम इस तरह से यूज करें कि फ्यूचर जो जनरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ये UNCED ने डिफाइन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी एक हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में साल भर पहले HPSC में पेपर हुआ था, उसमें यह पूछ लिया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल हैं। तो याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल हैं, 17 गोल हैं। कितने हैं, 17, 17। और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है इसका थीम क्या है, इसकी थीम याद रखना, ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। और ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये हैं फ्रेंड्स, आप देख लेना इनको। ये सस्टेनेबल गोल हैं आपके 17 के 17। ठीक है फ्रेंड्स, ये 11 आपको दिख रहे हैं, इसके बाद 17 तक ये आप देख लें, इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में आपका आ जाता है ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन। ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन सेकंड चैप्टर आ जाता है। और
आपको पता है ये कह रहा है ह्यूमन का और इन्वायरमेंट का आपस में जो इंटरेक्शन की बात करता है, इसके बारे में ये चैप्टर पूरी बात कर रहा है। और इसमें बहुत कुछ है फ्रेंड्स बात करने के लिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, बायोटिक, ए बायोटिक, बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कम टाइम को देखते हुए बिल्कुल शॉर्ट से ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसमें दो बड़ी फेमस टर्म है, एक तो है इकोसिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। एक बार यूपीएससी ने आईएएस के प्री में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द मीन ऑफ इकोसिस्टम, डेफिनेशन की बात करी थी। तो इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, साइकिल है जो चलता रहता है। जैसे एक बात करते हैं एक पॉन्ड की, तो पॉन्ड में क्या होता है? रेन आती है, सन रेज भी आती है, जिससे क्या होता है? एल्गीज वेल्गीज होती है, वो खाने का प्रोडक्शन करता है, फिशेज खाती है, तो एक साइकिल चलता रहता है ना। यही एक इकोसिस्टम है। एक पूरी बूंद में भी इकोसिस्टम चलता है, एक बूंद में, एक ड्रॉप में भी इकोसिस्टम चलता है, पूरे ओशियन में भी इकोसिस्टम चलता है, डेजर्ट का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है। यानी कि एक सेल्फ रेगुलेटेड प्रोसेस है जो आपस में बायोटिक का बायोटिक के साथ और बायोटिक का ए बायोटिक के साथ इंटरेक्शन चलता रहता है, उसका नाम होता है इकोसिस्टम। तो इसमें एक शब्द याद रखना, सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप है। ये क्या है? सेल्फ रेगुलेटिंग है। और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इकोसिस्टम टर्म है वो किसने दी? तो याद रखना, इकोसिस्टम टर्म दी एजी टेंचले ने। कब दी? एजी टेंचले ने दी, 1935 में दी। इसको प्लीज आप ध्यान रखना। और एक टर्म है सर इकोलॉजी, और आपको पता है जिस शब्द के आगे लॉजी शब्द जुड़ जाता है उसका मतलब होता है स्टडी। क्या मतलब होता है? स्टडी करना, किसी चीज का अध्ययन करना। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। जो आपकी बात पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं, उस पारिस्थितिकी तंत्र का अगर अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। और इकोलॉजी जो टर्म दिया ये किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल जी ने दिया। किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, 1869 में दिया। तो प्लीज इस शब्दों को आप ध्यान रखना, और इन्होंने किसने टर्म दी इनको भी आप ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे बात करते हैं हॉटस्पॉट। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ हॉटस्पॉट्स। तो हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये क्लियर करना, हॉटस्पॉट्स कोई स्थान है, कोई जगह है, कोई प्लेस है। तो कैसी जगह है हॉटस्पॉट? ऐसी जगह जहां पे स्पीसीज का आधिक्य हो, रिचनेस हो, बहुत ज्यादा किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का रिचनेस पाया जाए। दूसरा एंडेमिज्म हो, यानी कि वो स्पीसीज वहीं पे मिले, पर्टिकुलर उसी जगह पे मिले। और तीसरी एक कंडीशन है कि वो स्पीसीज थ्रेटेंड कंडीशन में हो। किस कंडीशन में हो? थ्रेटेंड कंडीशन में अगर है, थ्रेटेंड कंडीशन में है तो उस स्थान को क्या कहेंगे? हॉटस्पॉट। यानी कि तीन कंडीशन बताई है, एक तो स्पीसीज का रिचनेस हो उस जगह, दूसरा स्पीसीज का एंडेमिज्म हो, मतलब उसी स्थान पे मिले, और तीसरा थ्रेटेंड कंडीशन में हो, यानी कि संकटग्रस्त कंडीशन में होगे, तो उस जगह को क्या कहेंगे? हॉटस्पॉट कहेंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पता है ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ हॉटस्पॉट। तो इस तरह की आप डेफिनेशन देख लेना जिसमें तीनों शब्द यूज हो, रिचनेस, एंडेमिज्म और थ्रेटेंड कंडीशन में जो स्पीसीज होगी वो होगा हॉटस्पॉट। और टोटल हॉटस्पॉट अगर दुनिया की बात करें तो 35 है फ्रेंड्स, और अगर इंडिया की बात करें तो टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 हॉटस्पॉट्स हैं। तो ये नंबर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको आप ध्यान रखना। और जो इंडिया के अंदर 4 हॉटस्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर जो 4 हॉटस्पॉट हैं, एक तो है द वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, सॉरी कौन सा है? वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है। और एक है हिमालय, दूसरा है द इंडो बर्मा रीजन, ठीक है, और चौथा है सुंडालैंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ये चारों के चारों इंडिया के अंदर क्या है? हॉटस्पॉट है। अगर इंडिया की बात करें, ये है इंडिया ना, तो ये वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालय हो गया, इंडो बर्मा हो गया और सुंडालैंड वाला ये एरिया, ये चारों के चारों क्या है? अपने हॉटस्पॉट है इंडिया के, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे बात करते हैं, आगे बात एक टर्म है दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो आपसे सीधा भी ये पूछा जा सकता है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है। तो याद रखना है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि हमने जो हमारे द्वारा जो एक्टिविटीज की जा रही है, ह्यूमन के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे फोसिल फ्यूल का यूज करते हैं, तो हम ही लोग यूज करते हैं ना, ह्यूमन बीइंग यूज करता है। तो इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग जिस तरह से यूज करता है चीजों का, उससे इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट होता है, यानी कि ह्यूमन जो ये ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हुआ है एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन एक्टिविटी के संबंधित यूज हुआ है एंथ्रोपोजेनिक। तो याद रखना, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब पूछे तो आपको बताना है कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो काम होता है दैट इज एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका इंपैक्ट आपको पता ही है, इन्वायरमेंट पे क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हम इन्वायरमेंट को इतना कंसर्न कर कहां रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे रहे हैं डेवलपमेंट में, और वो भी डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट?
इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सिर्फ कोई भी इन्वायरमेंट को हम कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से आपको पता है जो सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें थी। आई होप कि आप सब चीज़ें अच्छे से आपको समझ आ रही होगी। टाइम कम है तो थोड़ा सा हमें फास्ट चलना पड़ रहा है और चीज़ों को शॉर्ट करके बताना पड़ रहा है। और एक बार फिर बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर डिटेल में जाना है आपको तो कुछ वीडियोज हैं जो इन टॉपिक से डिटेल में बनाई हुई हैं, और वो आपको मैं लिंक भी डाल दूंगा नीचे इस वीडियो के, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अपने ही चैनल पे है वो। आगे बात करते हैं दोस्तों, और आगे बात करते हैं, और आगे आपका थर्ड चैप्टर आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज इसको ध्यान रखना। इन्वायरमेंटल इश्यूज लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो लोकल लेवल पे भी होते हैं, ग्लोबल लेवल पे भी होते हैं और रीजनल लेवल पे भी होते हैं। ग्लोबल लेवल पे हम बात करें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वो ग्लोबल लेवल का एक इशू है। ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करते हैं, एसिड रेन की बात करते हैं, ये सारे इश्यूज हैं वो ग्लोबल लेवल के इश्यूज हैं, और ये सारी बातें इस चैप्टर में हम शॉर्ट थोड़ी बात करेंगे, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं पहले पोल्यूशन क्या होता है। तो आपको पता है अगर एक साइंस का स्टूडेंट है तो पोल्यूशन को ऐसे ही डिफाइन करेगा कि किसी भी चीज में, चाहे सोइल हो, वाटर हो, एयर हो, इसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंज है तो। लेकिन अगर नॉन साइंस की बात करते हैं तो आप ये मानो कोई भी बुरा चेंज होता है इन्वायरमेंट के अंदर जो आपके लिए या हमारे लिए जो क्या है बहुत ही हानिकारक है, नेगेटिवली इंपैक्ट हमको करता है, तो वो पोल्यूशन है। और पोल्यूटेंट होता है फ्रेंड्स प्रदूषक। क्या होते हैं दोस्तों? प्रदूषक होते हैं। और प्रदूषक हिंदी में इसको प्रदूषक बोलते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। प्रदूषक दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकलते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक, वो प्रदूषक होते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, आपने कोई गाड़ी खरीदी, जो गाड़ी से धुआं निकल रहा है वो डायरेक्टली निकल रहा है। जैसे इससे सोक्स नोक्स निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, तो ये डायरेक्टली निकल रहा है ना। जो पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली निकलते हैं किसी सोर्स से, उसको बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट या प्राथमिक प्रदूषक। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, सॉक्स, पार्टिकुलेट मैटर, जो कणीय पदार्थ होते हैं उनको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। एक बार यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज में सबसे महत्वपूर्ण योगदान या सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है रेस्पिरेटरी श्वसन क्रिया से संबंधित डिजीज के लिए, तो वो है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे प्राइमरी पोल्यूटेंट। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे पोल्यूटेंट होते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स से बाहर नहीं निकलते हैं। ये सोर्स से कुछ और निकला, इन्वायरमेंट में आया और उन्होंने रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना लिया। फॉर एग्जांपल के लिए किसी चीज से, मान लेते हैं गाड़ी से एक एक्स चीज निकली और उसने वाई से रिएक्ट करके एक एक्स वाई प्रोडक्ट बनाया। ये नया बनाया ना बाहर निकल के, ठीक है, डायरेक्टली नहीं निकला किसी सोर्स से, जो नया बनाया इसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। तो ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट वाला है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लेते हैं कि विच वन इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, तो मैं बता देता हूं। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, वो क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन नहीं कह रहा दोस्तों, कौन सा ओजोन? जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में होती है उस ओजोन को क्या कहते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है वो बड़ी हेल्थ अपने लिए अच्छी होती है, क्योंकि वो आने वाली यूवी रेज को रोकता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन की बात नहीं कर रहे, वो एज ए पोल्यूटेंट काम नहीं करता। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, वो एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट काम करता है। पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एक बार पैन की फुल फॉर्म भी पूछ लिया तो प्लीज आप ध्यान रखना। और एसिड रेन, ये भी क्या करते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। एक नाम आप और भी लिख लो, फोटोकेमिकल स्मोग। क्या है? फोटोकेमिकल स्मोग है, वो भी एक तरह से किसका काम करती है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह काम करती है, फोटोकेमिकल स्मोग। स्मोग मतलब स्मोक प्लस फॉग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे ये एक बार ऐसा भी पूछ लिया गया था कि विच वन इज द पोल्यूशन, विच वाज नॉट द पोल्यूशन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं। देखो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, ये चारों पोल्यूशन आपके बिल्कुल सबके ध्यान में रहते हैं, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या नॉन साइंस का स्टूडेंट हो। लेकिन आगे वाले पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और मैरीन पोल्यूशन, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि ये भी पोल्यूशन है क्या। तो एक बार यूजीसी ने ऐसा भी क्वेश्चन बना दिया था कि विच वन इज नॉट ए पोल्यूशन, तो उसमें एक लाइट पोल्यूशन दे दिया। तो बहुत से लोग ऐसा सोचने लगे कि लाइट एक पोल्यूशन हो ही नहीं सकता। दोस्तों, लाइट भी एक पोल्यूशन है, ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पोल्यूशन ही हैं, इनको आपको नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं।
आगे बात करते हैं एयर पोल्यूशन से को पढ़ने से पहले हम एटमॉस्फेयर की थोड़ी बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर क्या चीज होती है? तो एटमॉस्फेयर क्या है? वास्ट एक्सपेंस किसका है? एयर का। एयर का एक वास्ट एक्सपेंस है। एयर का या गैस का? बताना मेरे को। अगर मैं एयर की जगह गैस लिख दूं तो क्या बात ठीक है क्या? आप मुझे बताना। तो लेकिन यहाँ पे एयर ही याद रखना है। वास्ट एक्सपेंस किसका है? एयर का है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर एयर की जगह मैं गैस लिख देता हूँ तो क्या ठीक है क्या? तो एयर का वास्ट एक्सपेंस है इसमें। और 99% जो एयर होती है वो लगभग 30 किलोमीटर पे ही रहती है। अर्थ की अगर बात करें, ये जैसे अर्थ है तो इसकी ऊंचाई जो 30 किलोमीटर तक ही 99% एयर रह जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अर्थ क्या लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। उसकी वजह से 90% को वो रोक के 99% एयर को वो रोक के रखती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एयर में कई बार ये पूछ लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी गैसेज है, कंपोजिशन क्या है। तो आपको बताना है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, 78% के लगभग होती है। सेकंड पे ऑक्सीजन है, ठीक है, 21% के लगभग है। थर्ड पे आर्गन है और फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दोस्तों याद रखना है, थर्ड पे हमें ना कार्बन डाइऑक्साइड लगती है हमेशा ही। तो क्या है थर्ड पे? क्या है थर्ड पे? है आर्गन है और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये चीजें चेंज हो चुकी है नए डाटा के अकॉर्डिंग। इसकी कंसंट्रेशन 0.04 हो चुकी है फ्रेंड्स, ध्यान रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया है? 0.04 हो गया है, ठीक है। और इन गैसों के अलावा आपको भी पता है एयर के अंदर वाटर वेपर भी होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक भी होता है, सारी चीजें होती है। इन गैसेस को आप याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर एटमॉस्फेयर की लेयर की बात करें तो आपको पता है एटमॉस्फेयर को अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तापमान और एयर की डेंसिटी के अकॉर्डिंग कुछ लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो वो लेयर कितनी है? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, यानी कि जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर जिसको समताप मंडल कहते हैं, मीजोस्फेयर जिसको मध्य मंडल कहते हैं, आयनोस्फेयर जिसको आयन मंडल कहते हैं, और एक होता है एक्सोस्फेयर, ठीक है, जिसको बाह्य मंडल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये पांचों लेयर्स होती हैं और इन लेयर का जो डिवाइडेशन किया गया है वो किस आधार पे किया गया फ्रेंड्स? उन लेयर का जो डिवाइडेशन किया गया है वो किया गया है टेम्परेचर और किसके अकॉर्डिंग? टेम्परेचर और एयर की डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनमें चेंज किया गया फ्रेंड्स। ये मैं आपको दिखा देता हूं पांचों के पांचों फ्रेंड्स। ये है, ठीक है, ये एक्सोस्फेयर। तो इसमें क्या बातें आपको याद रखनी है? एक एक लेयर को हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या किया गया है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले की बात करते हैं, जो टेम्परेचर है ट्रोपोस्फेयर में कम होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, इस रेंज में चलता है। तो आपसे पूछे कि ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं तो टेम्परेचर पहले घटता है या बढ़ता है, तो आपको याद रखना है घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, इसके अकॉर्डिंग चलता है। ट्रोपोस्फेयर में बढ़ा मत देना, पहले घटता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है और वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, इसी तरह से चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपसे? ये पूछ सकते हैं कि जब हम ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? तो आपको कहना है जब ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि दूसरा ये पूछते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर का ओजोन मंडल किसका नाम है? तो स्ट्रेटोस्फेयर का दूसरा नाम भी ओजोन मंडल है, क्योंकि जो ओजोन की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ये ओजोन हमारे लिए बहुत अच्छी है। वो अच्छी इसलिए है क्योंकि ये जो यूवी रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती है जो सन से, उसको रोकती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारे को स्किन कैंसर वगैरह नहीं होती। तो जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत अच्छी होती है। याद रखना, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन अच्छी होती है, बल्कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है वो एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट काम करती है। तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन बहुत अच्छी होती है। और दूसरा एक और बात याद रखना कि जितने भी हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, वो इसी लेयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। इसका रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ पे एयर हो जाती है, वो थोड़ी शांत हो जाती है, तो फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल नहीं लगता। ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे कभी, जब पढ़ेंगे आप, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है कि जलने वगैरह की और फ्यूल वगैरह ज्यादा जलने की बड़ी संभावना रहती है, तो इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती है। तो ये सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछे कि एरोप्लेन वगैरह कहाँ उड़ते हैं, तो आपको बताना है स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। या फिर ओजोन लेयर का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। या ओजोन लेयर किस लेयर को कहते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओजोन पाया जाता है, ठीक है। और वो ओजोन
पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आ रही है उससे हमारी रक्षा करता है फ्रेंड्स। तो ये लेयर हमारे लिए बहुत अच्छी है। जो ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं वो इसी लेयर के लिए बात करते हैं, क्योंकि ये ओजोन अगर कम हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक बात है, क्योंकि यूवी रेज अर्थ पे आएगी और उससे हमें स्किन कैंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हमने बात करी थी मीजोस्फीयर में, और ये सारे की सारे लेयर हैं तो आप देख लेना। बस टेम्परेचर का एक रेंज ये याद रखना कि पहले घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है, ऐसी बातें होती है। और एयर पोल्यूशन की बात करें तो आपको डेफिनेशन तो पता ही है कि एयर के अंदर ऐसे कुछ चेंज, अनडिजायरेबल चेंज जो हमारे लिए हानिकारक हो तो एयर पोल्यूशन होगा। और एयर पोल्यूटेंट हमने बात करी है, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में हमने एक चैप्टर में बड़े अच्छे से बात करी है वीडियो में, तो प्लीज आप देख लेना वहां पे। ठीक है, तो एयर पोल्यूटेंट में कोज क्या क्या है, तो कोज बहुत सारे हैं, मैन मेड भी है, हमारे द्वारा भी होते हैं और नेचुरल भी होती है। नेचुरल में क्या है, अगर ज्वालामुखी उद्गार हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गए तो वहां पे भी कुछ पोल्यूटेंट निकलेंगे जो एयर में डिस्पर्स हो जाएंगे, जिससे एयर का पोल्यूशन होगा। फॉरेस्ट जंगल में आग हो गया, सी सोल्ट का स्प्रे हो गया, यानी कि सी के सोल्ट का स्प्रे हो जाना, वो भी अपनी रेस्पायरेशन वगैरह में आके हमारे लंग्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण जो फूलों में, भंवरे वाले फूल, ठीक है ना, ये सब चीजें वही होती हैं। और मैन मेड में क्या है, जैसे हम थर्मल पावर प्लांट से जो धुआं वगैरह निकलता है, व्हीकल जो हम चलाते हैं उनसे, जीवाश्म ईंधन जो जलाते हैं, इन सब से जो निकलता है, तो आपको पता है ये कोज है किसके, एयर पोल्यूशन में। और थर्मल जो एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि थर्मल जो पावर प्लांट होता है वो मेनली किस चीज का इमिट करता है, तो याद रखना फ्लाई ऐश का, सॉक्स और नॉक्स का ये करता है, इमिट करता है, फ्लाई ऐश, सॉक्स और नॉक्स का। और फ्रेंड्स एक बात अब ध्यान रखना, आप अब की बार एक क्वेश्चन पूछा था, अब की बार नहीं, दिसंबर से जो पहले एग्जाम हुआ था जो ऑनलाइन नहीं था, उसमें ये पूछा गया था कि फ्लाई ऐश का क्या क्या यूज है। तो फ्लाई ऐश क्या होती है, एक तरह से राख है ये, ठीक है, फ्लाई ऐश है जो कोयला बर्न होने के बाद बचती है, उसका उपयोग अब सीमेंट उद्योग में भी होने लग गया है, सीमेंट बनती है उससे, ईंटें भी बनती है, कंस्ट्रक्शन होने लग गया है उससे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है फ्लाई ऐश का, तो प्लीज ध्यान रखना ये, ठीक है फ्रेंड्स। और कई बार ये सीधा सा पूछ लेते हैं कि व्हीकल से मुख्य रूप से क्या निकलता है, तो आप ध्यान रखना, व्हीकल से मुख्य रूप से निकलने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक पोल्यूटेंट है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बार इन्वायरमेंट साइंस का जो नेट का पेपर हुआ उसमें पूछ लिया गया था कि जो ट्रैफिक पुलिस के जो लोग होते हैं उसमें को मेनली कौन सी गैस है ज्यादा इफेक्ट करेगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये व्हीकल से निकलता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं तो ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स। इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इंडोर एयर पोल्यूशन। इसमें क्या है, इसमें भी अब की बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूजीसी नेट ने जो एनटीए ने लिया है, जो दिसंबर वाले एग्जाम में पूछा गया था, शायद कॉमर्स के एग्जाम में पूछा गया कि इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है। और इंडोर एयर पोल्यूशन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह से डाला गया, असर्शन में लिखा गया कि इंडोर एयर पोल्यूटेंट इज द वेरी हार्मफुल पोल्यूटेंट, बात ठीक है। दूसरा ये लिखा गया बिकॉज दे डोंट हैव द स्पेस टू डिस्पर्स, सही बात है, क्योंकि वो इंडोर में ही रह जाते हैं, इंडोर में रहने के कारण वो आपको ज्यादा हार्म करेंगे, ज्यादा इफेक्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंडोर एयर पोल्यूशन होते हैं जो, और किस से निकलते हैं, जैसे ये बिल्डिंग का मटेरियल वगैरह नहीं होता, कंक्रीट वंक्रीट, इनसे निकलते हैं, तो कहां तक बचेंगे, ठीक है। तो बड़ा खतरनाक है इंडोर एयर पोल्यूशन है। और मुख्य रूप से जो इंडोर एयर पोल्यूटेंट है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत चलता है, रेडोन। क्या है, रेडोन गैस है, रेंडोन नहीं है, ये रेडोन है, ठीक है, रेडोन एयर पोल्यूटेंट है जो इंडोर एयर पोल्यूटेंट है। प्लीज नाम याद रखना, बहुत सारे इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स है दोस्तों, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अभी एक ही याद रख लो, रेडोन क्या है, इंडोर एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। और हमारे जो माताएं जो खाना बनाती थी चूल्हे पे, ठीक है, आपको पता है एक बार अगर माता खाना चूल्हे पे बनाती है तो वो बहुत सारा धुआं अंदर ले जाते हैं, और वो एक बार इतना धुआं खा जाते हैं, इतना, जो चूल्हे पे खाना बताते थे, लगभग जैसे 20 पैकेट वो सिगरेट के पी गए हों एक दिन में, इतना धुआं चला जाता है। और उस धुएं में मेनली होता है बाप, बीएपी, बेंजो अल्फा पायरिन। क्या होता है, बेंजो अल्फा पायरिन। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना चलाई है, तो पता नहीं इस तरह का करंट का क्वेश्चन भी कोई बन सकता है कि उज्ज्वला, क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड बात है, उसमें क्या हुआ है, उसमें गैस के कनेक्शन ही दिए गए हैं ना, तो पूछ सकते हैं कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है,
तो आप बता देना गैस के कनेक्शन से, क्योंकि इनडायरेक्टली भी क्वेश्चनों को अटैच करते हैं कई बार, क्योंकि आपको पता है इससे चूल्हे पे खाना बना रहे थे तो इस तरह का पोल्यूटेंट अंदर जा रहा था, तो बड़ा रिलेट करके पूछ सकते हैं कि इस डिजीज से बाहर आने के लिए अभी कौन सी स्कीम चलाई गई है, इस तरह की बातें पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है उज्ज्वला योजना चलाई गई है, जो किसके लिए चलाई गई है, जो गैसों का फ्री कनेक्शन देने की बात हो रही है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर आगे चलते हैं, आगे ये एक टेबल दी गई है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको देख लेना प्लीज कि कौन कौन से पोल्यूटेंट है, टाइम वेटेज कितना होना चाहिए, एनुअल कितना है, और ये सीपीसीबी है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसने एक पैरामीटर दे रखा है कि कितना पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट में आपके लिए मतलब एनुअली आप कितना इमिट कर सकते हैं और 24 आवर में कितना इमिट कर सकते हैं। तो ये टेबल दी गई है SO2 की, NO2 की, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये वाली याद मत करना, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की एग्जाम में नहीं पूछते, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और रूरल और अदर एरिया के बारे में बात करते हैं। तो ये याद रखना कि SO2 की कितनी होनी चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड की कितनी होनी चाहिए, पार्टिकुलेट मैटर की कितनी होनी चाहिए। जो आपका अभी रिसेंट में एक एग्जाम में पूछा गया, मैं उसकी बात कर लेता हूं। उसके में ये पूछा गया है अभी जो रिसेंट में पूछा गया है उसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। अभी जो पूछा गया है अभी बात करते हैं। ये पूछा गया था जो हिमाचल में ही जो पेपर हुआ था उसी में पूछा गया, और उसमें ये पूछा गया कि जो PM10 है, PM10 की बात, PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, वो एनुअली कितना परमिसेबल है, तो 40 ये पूछा गया था। ध्यान रखना, पार्टिकुलेट मैटर है जो एनुअली कितना परमिसेबल है 40, और 24 आवर्स के लिए कितना है 60। तो ये क्वेश्चन, ये पार्टिकुलेट मैटर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में सबसे ज्यादा रोला इसी पार्टिकुलेट मैटर का है कि भाई पराली जल रही है हरियाणा में, इसकी वजह से हो रहा है। ये चीजें रिलेट हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो आप इस टेबल को प्लीज थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। और इस टेबल का मैं टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ अगर हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही होगी, मतलब दिख नहीं रहा हो या किसी भी तरह का विजुअल प्रॉब्लम आ रही हो, कोई बात नहीं, मैं इसको टेलीग्राम में आपको इसकी एक PDF भी डाल दूंगा फ्रेंड्स, आप वो देख लेना, ठीक है। और बात करते हैं आगे वाटर पोल्यूशन है, और आपको वही पता है वाटर पोल्यूशन का डेफिनेशन तो आपको पता ही रहेगा, ठीक है। क्या होता है वाटर पोल्यूशन, वही फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज आना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आपसे सीधा ये पूछ सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स कौन सा है ऑर्गेनिक पोल्यूशन का वाटर में। वाटर के अंदर ऑर्गेनिक पोल्यूशन का प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राथमिक सोर्स क्या है कार्बनिक पोल्यूशन का। ध्यान रखना है, रट के जाना है। जो डोमेस्टिक सीवेज है वो प्राइमरी सोर्स है ऑर्गेनिक पोल्यूशन का। अब कुछ जो नॉन साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ऑर्गेनिक पोल्यूशन और ये बातें समझ नहीं आ रही, तो मैं बार बार कह रहा हूं फ्रेंड्स, इसके अंदर एक वीडियो है उसमें बड़ा अच्छे से समझाया हुआ है, डिटेल में बात की गई है। यहां हम पूरी डिटेल में बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये 18 घंटे का लेक्चर बन जाएगा फिर तो, क्योंकि 18 घंटे में हम ऑफलाइन करवाते हैं इसको, तो आपको पता है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और फ्रेंड्स, हम दिसंबर के लिए ऑनलाइन भी शुरू करने जा रहे हैं, उसमें बड़ा डिटेल में होगा। तो अब तैयारी कर रहे हैं, भगवान की दया से सबका हो जाए, लेकिन हम दिसंबर में ऑनलाइन भी आ रहे हैं, तो प्लीज आप, अगर आपको ठीक लगे तो यू कैन ज्वाइन अस, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन मेजर रिवर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन अब की एक बार पूछा है इसी में UGC नेट ने कि जो वाटर पोल्यूशन का रिवर में जो वाटर है वो सबसे मेजर सोर्स इंडिया में क्या है। तो अनट्रीटेड सीवेज है, जो बिना ट्रीट करके सीवेज का बहा दिया जाता है, वो सबसे मेजर सोर्स है। दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर रन ऑफ है। तीसरे नंबर पे अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। ध्यान रखनी है, ये हायरार्की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछे कि अपने जो वाटर पोल्यूशन में जो मेजर रिवर है उनके लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो अनट्रीटेड सीवेज है, अनट्रीटेड सीवेज। सेकेंड पोजिशन पे है एग्रीकल्चर रन ऑफ, और थर्ड पे है अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये ऐसी की ऐसी हायरार्की एक एग्जाम में पूछी है, वो भी हिमाचल में ही पूछी है। हिमाचल वाले बड़े क्वेश्चन पूछते हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि बड़ा खतरा सा रहता है। तो ये चीजें, और दूसरा UGC नेट ने भी ये पूछ लिया था कि वाटर पोल्यूशन के जो मेजर रिवर है उसमें प्राइमरी सोर्स क्या है वाटर पोल्यूशन का, तो अनट्रीटेड सीवेज है। तो ये हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और एक ये ऑर्गेनिक वाला, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं दोस्तों, और आगे ये BOD, DO और COD, डिजोल्ड ऑक्सीजन होता है, डिजोल्ड ऑक्सीजन DO होता है, ठीक है। BOD होता है बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों BOD, COD
और DO, ये बहुत अच्छे से अपन ने एक वीडियो बना रखी है इसके बारे में, तो प्लीज़ आप एक बार वो विजिट कर लें, ठीक है, अच्छे से देख लें। कोई ज़्यादा नहीं है, 8-10 मिनट की वीडियो है, तो प्लीज़ वो देख लें, मैं लिंक डाल दूंगा। BOD होता है बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और DO होता है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। ये सारी चीज़ आप देख लेना प्लीज़ फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। आगे कुछ वाटर बोर्न डिजीज है फ्रेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछी जाती है। तो ये पूछा जाता है कि मीनामाटा डिजीज है वो किससे संबंधित है, वो मरकरी से संबंधित है। मीनामाटा डिजीज किससे संबंधित है, मरकरी से संबंधित है। सीधा याद रखता है मीनामाटा मरकरी, जैसे ही नाम आए मीनामाटा तो दिमाग में आना चाहिए मरकरी, क्योंकि एक मीनामाटा जापान में जगह है, ये जापान की जगह है, वहां पे वाटर में मरकरीज आ गई थी। मरकरी एक हैवी मेटल होता है दोस्तों, उसकी वजह से जो बीमारी हुई उसका नाम भी क्या रख दिया, मीनामाटा। तो M से M मिला देना, वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मीनामाटा मरकरी। इटाई कैडमियम किससे होता है, ये भी एक मेटल है, इटाई कैडमियम से होता है। वाटर के अंदर इटाई डिजीज किसकी वजह से होता है, तो आप बताओगे कैडमियम की वजह से। ये नाम आपको याद रखना है। नॉन साइंस वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भाई, सब अच्छा हो रहा है, इनके नाम को याद कर लेना आप, ठीक है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर मैथमोग्लोबिनेमिया जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, नाइट्रेट की वजह से। किसकी वजह से, नाइट्रेट की वजह से। प्लीज इन डिजीज का नाम याद रखना और किसकी वजह से होती है ये याद रखना। ये वाटर बोर्न डिजीज है, यानी कि जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर इसका दूसरा नाम है मैथमोग्लोबिनेमिया, ये किसकी वजह से होती है, ये नाइट्रेट की वजह से होती है। और फ्लोरोसिस किसकी वजह से होती है, ये फ्लोराइड की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, ये फ्लोराइड की वजह से होती है। आपने देखा होगा राजस्थान के कुछ लोगों के दांत बहुत ज्यादा पीले होते हैं। जो राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है चूरू, वहां के जो एरिया है वहां के वाटर के अंदर फ्लोराइड के कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसके वजह से पीले दांत हो रहे हैं, ठीक है। और राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, वहां पे एक जगह को कुब्बड़ पट्टी नाम दे दिया गया है, क्योंकि वहां पे ये कूब निकल आती है, क्योंकि फ्लोराइड का जितना एक्सेस होगा, ठीक है दोस्तों। तो फ्लोरोसिस डिजीज किसकी वजह से होती है, फ्लोराइड की वजह से होती है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की। बात करें नॉइज पोल्यूशन की, तो आपको पता है नॉइज पोल्यूशन होता क्या है, जो भी अनप्लीजेंट और अनवांटेड साउंड होती है, जो आपको प्रिय ना लगे, इस साउंड को क्या कहते हैं, एक तरह से नॉइज कहते हैं। अनप्लीजेंट जो साउंड होती है वो क्या होती है, नॉइज होती है। और नॉइज पोल्यूशन को जो मेजर करते हैं वो कौन से स्केल में, जो लाउडनेस को किस में स्केल में मेजर करते हैं, ये पूछ सकते हैं कि लाउडनेस किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में, स्मॉल d और कैपिटल B, इसमें हम क्या करते हैं, लाउडनेस को मेजर करते हैं। और CPCB ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ रिकमेंड की है परमिसेबल नॉइज को, वो बात करते हैं क्या क्या की है उन्होंने रिकमेंड। ये आपसे सीधा सा पूछ लेते हैं कि कितना कितना है, तो ये थोड़ा टेबल को ध्यान रखना। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें नॉइज का लेवल दिन में 75, रात में 70, क्योंकि आपको पता है रात में कमी होगी, शांति होती है, तो नॉइज का बड़ा इफेक्ट रहता है, लोग सोने के लिए है, ठीक है। और कमर्शियल में नॉइज का पोल्यूशन दिन में 65 और रात में 55, तो ये टेबल आपको ध्यान रखना है। साइलेंस जोन का अभी किसी एग्जाम ने पूछा है कि साइलेंस जोन का कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए डे में, और रात में होना चाहिए 40, ठीक है। साइलेंस जोन जिस तरह से जहां का स्कूल का एरिया है, हॉस्पिटल का एरिया है, वहां पे नॉइज का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए दोस्तों, ये बात की गई है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, इफेक्ट क्या है नॉइज पोल्यूशन के। देखो छोटे छोटे इफेक्ट है, आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन कुछ इफेक्ट ऐसे भी हैं नॉइज पोल्यूशन के, जैसे आप जो नॉन साइंस का स्टूडेंट है वो वहां तक नहीं सोच पाता। जैसे वो सोच लेगा कि भी ठीक है इसमें हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात ठीक है, उसको समझ आ जाएगी। लेकिन एक इसमें क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन से डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर भी हो जाता है। तो हम इस चीज को नहीं सहन कर सकते कि यार नॉइज पोल्यूशन से डाइजेस्टिव सिस्टम की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो जाती है, फिजियोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये शब्द है इनसोम्निया। इनसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना, स्लीपलेसनेस। तो आपको स्लीपलेसनेस नहीं देगा वो एग्जाम में, आप समझ जाओगे, लेकिन इनसोम्निया शब्द देगा कि नॉइज पोल्यूशन से और क्या होता है, तो इनसोम्निया शब्द याद रखना है। इनसोम्निया का मतलब सो नहीं पाना। तो ये सारे के सारे आपको पता है कम्युनिकेशन में भी इंटरफेरेंस हो जाता है। ये कम्युनिकेशन जो आप पढ़ोगे ना, आपके इस यूनिट में कम्युनिकेशन भी आपको पता होगा फर्स्ट पेपर में, तो ये फिजिकल बैरियर में आता है नॉइज भी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हियरिंग डैमेज भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज भी आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह में भी चेंज आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको थोड़ी बातें ध्यान रखनी है। और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन का कंट्रोल करने
करने के लिए क्या करेंगे, तो ये कुछ कंट्रोल बता रखे हैं। ये कहते हैं कि कुछ लॉज बना दो, तो मेरे हिसाब से लॉ बनाना बड़ा एक सॉल्यूशन नहीं है। जब तक हमारा बेसिक बिहेवियर चेंज नहीं होगा तब लॉ तो बहुत से चीज़ बने हुए हैं, रेप के लिए भी बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं हर दिन ऐसा कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो अपने समाज को उधेड़ के रख रहा है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते जब तक बेसिक मानसिकता किसी आदमी की चेंज नहीं होगी, हमारे समाज की चेंज नहीं होगी, तब तक बड़ा आसान नहीं है लॉ बना के रखना सा। लेकिन ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बांध लेते हैं। और ये दूसरा है रिडक्शन इन सोर्स ऑफ नॉइज, नॉइज के में रिडक्शन कर दो, जिस सोर्स से नॉइज हो रही है उसी को कम कर दो, लॉ बना दो। दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लांटिंग मोर ट्रीज हैविंग ब्रॉड लीव्स, जो बड़ी बड़ी पत्तियां रखते हैं ना प्लांट्स, उनको अगर उगा देते हैं, उनको प्लांटेशन कर देते हैं, तो वो भी नॉइज पोल्यूशन को क्या करते हैं फ्रेंड्स, कम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा नेशनल हाईवेज होते हैं और स्टेट हाईवेज होते हैं, रोड साइड में जो लगाए रहते हैं प्लांटेशन, इसका एक बड़ा काम ये भी है कि वो नॉइज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे नॉइज का पोल्यूशन रुक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप 2 मिनट का फ्रेंड्स ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू रखते हैं। चलो फ्रेंड्स, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है एक वीडियो में, आप देख लेना फ्रेंड्स। वही है कि ये क्या होते हैं कि नेचुरल प्रोसेस में जो हीट ट्रैपिंग हो जाती है, जब सन से रेज आई, ठीक है, अर्थ से टकराई, और टकराने के बाद जो इमिट होके कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया ने, कुछ वापस जो जा रही थी, तो कुछ सर्टेन गैसेज ने उनको रोक ली, जिससे ग्लोबल का क्या होता है, वार्म हो जाती है। इसके इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने भी डिटेल में बात कर रखी है। और इसमें सर्टेन जो गैसेज होती हैं जो रोकती हैं, उन गैसेज को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है फ्रेंड्स, उस गैसेज को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन के ये पूछा जा सकता है, अभी नीट का एग्जाम हुआ था, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है एमबीबीएस के लिए, नीट का पहले पीएमटी जो बोलते थे, उसके में पूछा गया था कि विच वन इज द ग्रीन हाउस गैस। और आपसे भी ये पूछा जा सकता है, तो इन ग्रीन हाउस गैसेज का नाम आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसकी बात कह रहे हैं दोस्तों, जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है वो कैसी है, ग्रीन हाउस गैस है। मैथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, और वाटर वेपर भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है। इनका आपको नाम याद रखना है, ये सारी की सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है। एक SF6 होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इन गैसों के आपको नाम याद रखना है। सीधा सा पूछ लेंगे कि विच वन इज द ग्रीन हाउस गैस, विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो आपको नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं आगे बात करते हैं। आगे है इम्पैक्ट क्या होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट से। तो आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमने बात की, ग्लोबल वार्म होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आपको पता है टेम्परेचर का इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर का इंक्रीज होगा तो सी लेवल में राइज होगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर पिघलेंगे उसकी वजह से, और ह्यूमन हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है। और एग्रीकल्चर में पॉजिटिव भी इफेक्ट पड़ेगा और नेगेटिव भी इफेक्ट पड़ेगा। और इसमें मैंने बड़ा अच्छे से बताया है क्यों पॉजिटिव शब्द यूज किया है, पॉजिटिव क्यों पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो बढ़ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो वो भी आप वहां देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, ये देख लेना पॉजिटिव क्यों पड़ता है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं एसिड रेन के बारे में। अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं, अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अम्लीय वर्षा, और ये पूछा गया था कि अम्लीय वर्षा एसिड रेन है, उसको कम करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं या कैसे कम हो जाएगी। तो कई सारे ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन दे रखा था कि सोइल के अंदर सैलाइन चीजें डाल दें तो उससे कम हो जाएगी क्या, ओशियन में ये चेंज कर दें तो हो जाएगी क्या, इस तरह की बातें की गई थी। आपको एक ही याद रखना, एक ऑप्शन उसमें था कि अगर फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम कर दें तो क्या अम्लीय वर्षा कम होगी। हाँ सही बात है, अम्लीय वर्षा कम हो जाएगी। तो जहां आपको लिखेगा ना कि फॉसिल फ्यूल का यूज अगर कम करेंगे हम ना, तो धुआं कम निकलेगा, और धुआं कम निकलेगा तो वाटर से वो रिएक्शन करके एसिडिक पदार्थ नहीं बनाएगा, एसिड रेन नहीं होगी। तो याद रखना, अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन को कम करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करें। तो पहली बात कि एसिड रेन होता क्या है, जिसका पीएच होता है वो 5.6 से नीचा होता है उसको कहते हैं एसिड रेन। इसको याद रखना प्लीज कि जिसका पीएच 5.6 से नीचा होगा वो क्या होगा, एसिड रेन होगा, अम्लीय वर्षा होगा। और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो हमारा प्री हुआ था, उस प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया था कि अम्लीय वर्षा है, एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से रेस्पॉन्सिबल कौन है। तो याद रखना, एक तो है SO2 और एक है NO2।
कैसे SO2 वाटर से क्रिया करता है और क्रिया करके बना लेता है H2SO4, एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये। तो ये एसिड बना लेगा तो अम्लीय वर्षा होगी। और NO2 भी वाटर से क्रिया करके क्या बना लेता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो इससे भी क्या होगी, अम्लीय वर्षा होती है। तो याद रखना, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल SO2 और NO2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं इफेक्ट क्या होगा एसिड रेन का। तो आपको पता है ताजमहल वगैरह में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है एसिड रेन की वजह से। तो ये जो जितनी भी मार्बल वगैरह की चीज़ें होती हैं ये बड़ा ख़राब हो जाती हैं, इससे ये क्षरित होना शुरू हो जाती है। तो याद रखना मार्बल पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। स्टोन के स्टैचूज वगैरह होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। कार और मेटल्स जो कार फिनिशेज होती हैं वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। और एक्वाटिक लाइफ है, जो जलीय जीवन होता है वो भी बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि आप बताओ जो जलीय जीवन सामान्य पानी में रह रहा है, अगर उसमें एसिडिक पानी चला गया तो वो सरवाइव करने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। तो एसिडिक जो रेन होगी वो भी उनके लिए बड़ी हानिकारक होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे बात नेक्स्ट चैप्टर में एक रह गया आपका ओजोन लेयर डिप्रेशन। और ये ओजोन लेयर है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ओजोन लेयर जो ट्रोपोस्फेरिक वाली ओजोन लेयर की बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होती है, ये बात कर रहे हैं। हमें टेंशन है कौन सी ओजोन लेयर को डिप्लीट होने की, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन मिलती है, जो इसकी अगर कंसंट्रेशन कम होती है ओजोन की तो उसको बोलते हैं कि रिडक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब है उसका डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन हो जाना इसी को कहते हैं कि डिप्लीट होना, उसकी कंसंट्रेशन को कम हो जाना। और एक बात और याद रखना, एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि अभी ओजोन होल नहीं हो रहा है, वो ओजोन होल भर रहा है। ठीक है, ये अपने लिए अच्छी न्यूज़ है। ओजोन होल यहीं से कंसेप्ट आया था वो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहीं बात करता हूं मैं कि ओजोन जो होता है इसके कोज क्या है, किस वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। एक तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, CFC की वजह से, जो यूज होता था रेफ्रिजरेटर और एसीज वगैरह में, वहां से उसकी वजह से होता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। और अभी ये बैन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड के जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है उनसे इमिट होता है, इनकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर का है उसका डिप्लीशन होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है प्लीज। ठीक है, और ओजोन लेयर से क्या डिप्लीट होने से क्या क्या चीजें होंगी, स्किन का कैंसर हो जाएगा। ठीक है, और अपना लेंस है जो कॉर्नर है, कॉर्निया वगैरह आई के, ये भी बड़ा डिफेक्ट हो जाएंगे। क्रॉप है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सारे के सारे नेगेटिव इंपैक्ट तो होने ही है। अगर अच्छी चीज कम होगी तो नेगेटिव तो बढ़े ही बढ़ेगी। डिग्रेडेशन ऑफ पेंट्स वगैरह का है वो डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो आपको देखो ज्यादा साइंटिस्ट बनने की फ्रेंड्स जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट दिखे ना वो डाल देना कि इसकी वजह से नेगेटिवली इंपैक्ट ये होगा। ठीक है, बहुत सी बातें अगर इसमें ये डाल दे क्या इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। भाई जब क्रॉप गड़बड़ है तो इकोनॉमिक भी गड़बड़ है। तो एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है, इससे हेल्थ इश्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे भी। स्किन कैंसर है तो एक हेल्थ इश्यूज है, तो वो चीजों को मोल्ड भी करता है ना। तो आपको बड़ा स्टेबिलिटी से स्टेबल होकर आंसर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, आगे आपका चैप्टर रहता है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका एक सब यूनिट में एक और जुड़ा था, एक दैट इज सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सोशियो मतलब सामाजिक, समाज पे क्या चेंज आएगा सामाजिक, और इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा क्लाइमेट चेंज का, तो आपको बताइए यार क्या होगा अगर क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु का परिवर्तन होता है तो इकोनॉमिक पता ही है, अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो इकोनॉमिक वो डाउन आएंगे। और अगर इकोनॉमिकली हमारे समाज में डाउन आता है तो सामाजिक लेवल पे भी वो डाउन ही आ जाता है। आपको पता है कि समाज की स्थिति पैसे से ही रिलेट हो रही है, तो एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी नेगेटिव आपको दिखे ना क्लाइमेट चेंज से तो वो क्लिक कर देना। क्लाइमेट चेंज नेगेटिव की बात कर रहा है कि इस तरह का क्लाइमेट चेंज आएगा तो सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, सारे के सारे जो बुरे प्रभाव है एक तरह से वो पड़ेंगे। तो ऑप्शन को छांट के आप अच्छे से कर देना। नेगेटिव इंपैक्ट कोई बात कर रहा है वो सारे क्लिक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। और आगे आपका रहता है, हाँ ये चैप्टर नया जुड़ा है आपका वेस्ट मैनेजमेंट का।
तो वेस्ट मैनेजमेंट में जैसे सॉलिड वेस्ट भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप बड़ी हिट वाली बात करेंगे, जैसे सॉलिड वेस्ट है तो सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लैंडफिल है। वैसे देखो दोस्तों 12, 13, 17 तरह के तरीके हैं वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए। जो अपना टाइम को देखते हो हम एक बात ही कर रहे हैं कि अगर लैंड फिलिंग कर देते हैं, सैनिटरी लैंड फिलिंग अगर होती है तो बेस्ट वे है सॉलिड वेस्ट का, हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं लिक्विड वेस्ट की, अगर लिक्विड वेस्ट की बात करते हैं तो लिक्विड वेस्ट में 3 चीजें आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम भी है फिजिकल ट्रीटमेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसको ध्यान रखना है। और टर्सरी ट्रीटमेंट का नाम केमिकल ट्रीटमेंट है, इसको ध्यान रखना है। सीधा का सीधा पूछ लेते हैं कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कौन सा ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। क्योंकि फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो भी वाटर बॉडी में, यानी कि ये क्या है, किसका है, ये सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट है ना, तो जितना भी फिजिकल चीजें प्रेजेंट होगी उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे कोई भी जो आप विजिबल चीज पड़ी है, किसी की चप्पल पड़ा है, किसी का मोबाइल पड़ा है, किसी का कुछ पड़ा है, वो उठाना, दैट इज फिजिकल ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आएगा बायोलॉजिकल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो बायोडिग्रेडेबल चीज होती है उसको डिग्रेड करवाना, जिसमें बीओडी वगैरह वाला कंसेप्ट आएगा। और टर्सरी में होता है कुछ केमिकल डाल देना, जैसे हम आयोडीन वगैरह का भी डालते हैं, ठीक है ना, तो वो क्लोरीन भी डालते हैं ना, क्लोरीन डाला जाता है ना। और वो क्लोरीन किस लिए यूज होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है क्लोरीन की, इसलिए वाटर में डाला जाता है। तो ये एक तरह से टर्सरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ट्रीटमेंट, इनको किस किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे एक टेबल दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको देख लेना, पीडीएफ में भी भेज दूंगा, क्योंकि ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो जो डस्टबिन रखे रहते हैं उनका कलर होता है, किसी का येलो है, किसी का रेड है, किसी का ब्लू है, किसी का जो ट्रांसपेरेंट व्हाइट टाइप का होता है। तो कौन कौन से में क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए, ये सारी अपने पास एक लिस्ट है कि येलो में क्या, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक शब्द है यहाँ पे इंसिनरेशन, इंसिनरेशन एक है पायरोलिसिस। तो इन शब्दों का मतलब है कि हाई टेम्परेचर पे किसी चीज को बर्न कर देना, बड़े अच्छे ज्यादा टेम्परेचर पे क्या कर देना, बर्न कर देना। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे किसी चीज को बर्न करके उस वेस्ट को रिड्यूस करना क्या होता है, इंसिनरेशन, हाई टेम्परेचर का यूज करके। और एक शब्द और आएगा दोस्तों इसमें, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव शब्द भी यही है। ऑटोक्लेव में भी क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग भी क्या है, ये टेम्परेचर का यूज करके ही क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाता है किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी पदार्थ से। तो पायरोलिसिस हो गया, इंसिनरेशन हो गया, ऑटोक्लेविंग हो गया, माइक्रोवेविंग हो गया, ये सारे के सारे। माइक्रोवेव भी आपके घरों में भी यूज किया जाता है ना। क्या होता है कि माइक्रोवेव में आप कुछ रखते हो तो गर्म करता है और उससे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसी तरह के जो टेम्परेचर का लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे ऑटोक्लेव में थोड़ा ज्यादा, फिर इंसिनरेशन में और ज्यादा हो जाएगा, तो ये सारे टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे। टेम्परेचर से रिलेटेड हम अगर किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उनका नाम है इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग। ये सारे माइक्रोवेविंग में बड़ा कम टेम्परेचर रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा, इस पीडीएफ में आप देख लेना प्लीज, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी टेबल को इतने कम टाइम में डिस्क्राइब नहीं कर सकते फ्रेंड्स, तो आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करना और मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे बात करते हैं, आगे आपकी बात करते हैं बेसल कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लेंगे कि बेसल कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। वैसे ये बैंकिंग सिस्टम में भी यूज होता है, कॉमर्स वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है बेसल। बेसल एक जगह है, आपको पता है, स्विट्जरलैंड का। तो बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है, इन्वायरमेंट की बात करें तो इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट एग्रीमेंट है ये, इसमें किसमें जो ये जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है ना हैजार्डियस सब्सटेंस का, ऐसा सब्सटेंस जो शरीर के लिए या इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक है, उसको एक देश दूसरे देश में जाके डंपिंग कर रहा था कुछ पैसे वैसे देके। जैसे मान लो डेवलप्ड कंट्री है, वो अंडर डेवलपिंग कंट्री को या लेस डेवलप्ड कंट्री को ये बोल दे कि मैं कुछ पैसे दे दूंगा, तू मेरे को ये तेरा जो मेरा जो सामान है, जो डंपिंग मटेरियल है, जो हैजार्डियस है, वो तेरे यहाँ देश में करने दे, तो वो करने दे देता है क्योंकि उसको जरूरत होती है। और उससे स्थिति और बिगड़ेगी इनडायरेक्टली, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन होगा, लोगों की हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। तो इसको रोकने के लिए, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोकने के लिए
हजार्डियस वेस्ट को एक कन्वेंशन लाया गया, दैट इज बेसल कन्वेंशन। ये 1918 में लाया गया कंट्रोल शब्द के साथ, लेकिन कंप्लीटली बैन, टोटल बैन कब किया गया? 1997 के बाद, कि इसके बाद आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, ट्रांस बाउंड्री हजार्डियस वेस्ट नहीं डंप कर सकते किसी एक से दूसरे देश में। ठीक है फ्रेंड्स। और ई वेस्ट का एक आप ध्यान रखना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। और अभी एक एग्जाम हुआ था और उसमें ये पूछा गया था ई वेस्ट वाले में कि जो ये अपना नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं ना, जिसमें नॉन स्टिकी कुकवेयर होते हैं, ये नॉन स्टिकी के लिए क्या यूज होता है? इसमें PFOA यूज होता है, पर फ्लोरो ऑक्टेनिक एसिड। ये पूछा गया था कि नॉन स्टिक जो आप यूज करते हैं, जो बर्तन यूज होते हैं, उनमें किस तरह की क्या होता है जिससे इस तरह से नॉन स्टिकी रहते हैं, दैट इज PFOA, पर फ्लोरो ऑक्टेनिक एसिड। ये याद रखना। ई वेस्ट का मतलब आपको पता ही है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्योंकि आपको पता है मोबाइल वगैरह हम कितने दिन यूज करते हैं, 1-2 साल में मोबाइल बदल लेते हैं, फेंक देते हैं। कुछ ऐसी अलार्म होती है जो स्मोकिंग वगैरह में यूज होती है, उसमें भी बहुत खतरनाक मेटल होती है, अगर वो जैसे ही खराब होकर अगर फेंक देते हैं तो मेटल इन्वायरमेंट में आएगी और बड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। ठीक है फ्रेंड्स। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्स, प्राकृतिक और एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात रहती है फ्रेंड्स, वो रहती है एग्जाम्पल की। किसकी? एग्जाम्पल की, यानी कि विच वन इज द रिन्यूएबल सोर्स और विच वन इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो मैं एक बेसिक बात बता देता हूं कि रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। एग्जाम्पल आप उस कंसेप्ट को याद रख के आप डिसाइड कर लेना। रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीकरणीय, यानी कि ऐसे जो भी चीज जिसको आप अपने लाइफ स्पैन में बना सको दोबारा और उसके खत्म होने के चांसेस बहुत ही कम है, दैट इज रिन्यूएबल। ठीक है। ऐसी चीजें जो आपके लाइफ स्पैन में बन जाए और जो खत्म होने के चांसेस बहुत ही कम है, वो क्या है? रिन्यूएबल है, नवीकरणीय पदार्थ है। ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल जैसे सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, ये खत्म होने के चांस बड़े कम है इनके, और ये अपने लाइफ स्पैन में बनाने की दोनों कंडीशन, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉलो करता है तो वो रिन्यूएबल है। और नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंस वो होंगे जो अपने लाइफ स्पैन में नहीं बनेंगे और खत्म होने के भी चांसेस इसके ज्यादा है, जो अनवीकरणीय पदार्थ होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। जैसे अगर बात करें जितने भी फॉसिल फ्यूल है, कोयला है, पेट्रोल है, मिनरल है, ये सब के सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल है फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, ये एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आगे चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर आपका रहता है फ्रेंड्स, दैट इज नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, पहले अब की बार जो सिलेबस में चेंज आया है वो डिजास्टर शब्द नया जुड़ा है। तो इसका मतलब यही है कि ऐसे हजार्ड जो अगर पॉपुलेटेड एरिया में आते हैं, जहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, उस जगह अगर हजार्ड आता है तो उसका नाम डिजास्टर हो जाता है। जो बहुत ही ज्यादा लेवल में बहुत ही ज्यादा जन धन की हानि करता है, उसको डिजास्टर बोलते हैं। तो एक बार सीधा सा एक ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जैसे पोल्यूशन में पूछा था ना कि विच वन इज द पोल्यूशन, विच नॉट ए पोल्यूशन। तो ये भी पूछा गया था कि नीचे लिखे हुए में से कौन सा नेचुरल हजार्ड है, नीचे लिखे हुए में से नेचुरल हजार्ड नहीं है। तो ये सारी बातें हमें जाननी है कि कौन कौन से नेचुरल हजार्ड हैं। ऐसे सारे हजार्ड जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, जो प्रकृति के कंट्रोल से ही होते हैं, प्रकृति के प्रकोप से ही होते हैं, वो सारे के सारे हजार्ड कौन से होते हैं फ्रेंड्स? नेचुरल हजार्ड होते हैं। और नेचुरल हजार्ड की लिस्ट याद रखना, ये जैसे अर्थक्वेक का आपको पता होता है, भूकंप होता है, ये नेचुरल होता है। सुनामी का आपको पता है, वोल्केनो जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो आपको पता है नेचुरल। जो आपकी दिक्कत होगी वो होगी मास वेस्टिंग में। मास वेस्टिंग एक लैंडस्लाइड का ही रूप है, यानी कि जो भूस्खलन होता है, जो भूमि का एक तरह से जो भूमि का हो जाता है ना, स्खलन हो जाता है, वो लैंडस्लाइडिंग, इसी में एक मास वेस्टिंग का एक पार्ट है, ये भी एक नेचुरल हजार्ड है। मीटियोराइट्स, उल्कापिंड, ये भी एक नेचुरल हजार्ड है। ये एग्जाम्पल याद रखना प्लीज फ्रेंड। ठीक है। हरिकेन आना, तूफान वगैरह, लाइटनिंग, जो तड़ित झंझा आती है ना, लाइटनिंग वगैरह, टॉर्नेडो, ट्रॉपिक स्टॉर्म, जो उष्णकटिबंधीय जो स्टॉर्म्स आते हैं वो, फ्लडिंग आना, डेजर्टेशन, ड्रॉट, वाइल्ड फायर, ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड होती है जो वेरी कोल्ड विंड होती है, बहुत ज्यादा कोल्ड विंड होती है, उसको ब्लिजार्ड बोलते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये सारे के सारे क्या है? सीधा सा पूछ लेंगे कि विच वन इज अ नेचुरल हजार्ड, विच वन इज अ नॉट द नेचुरल हजार्ड। तो ये सारे के सारे नेचुरल हजार्ड है। एक एग्जाम में ये पूछा था आपके ही यूजीसी नेट
एक्ट में कि ऐसा कौन सा नेचुरल हजार्ड है जिसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो इसमें एक ऑप्शन गया था, दैट इज ड्रॉट। सूखा होता है, उसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई भी उसका एंड पॉइंट नहीं होता। फ्रेंड्स देखो, इसमें बात आपको जेन्युइनली बात करते हैं तो इसमें अर्थक्वेक, सुनामी और हर एक को हम डिस्क्राइब करने की जरूरत होती है, लेकिन टाइम को देखते हुए हम हर एक चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब करने में 4-5 घंटे का टाइम चाहिए हमें फ्रेंड्स। तो लेकिन हमारे पास 1 घंटे का हमने टारगेट बनाया था कि 1 घंटे में सारी इन्वायरमेंट को करनी है। तो आपको पता है हमें वही एक तरह से बात करनी है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। हमें बेसिक अब बहुत कम समझ में आ रहा होगा, कुछ चीजें मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूं बिकॉज ऑफ टाइम। अब टाइम बहुत कम है, तो प्लीज आप इनको याद कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है जो अब की बार नया जुड़ा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम दूंगा मैं इसको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों मैं आपको ये भी कहूंगा कि कुछ योजनाएं, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है ना, आपको भी मिले तो प्लीज ये देखते रहना। कुछ मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से इनसे पूछ लेंगे, लेकिन फिर भी आप देखते रहना, ठीक है, क्योंकि आप ये डाल लेना गूगल में कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो इन्वायरमेंट पे क्या क्या हुआ है, तो बहुत सारे और भी आ जाएंगे। एक बार उस पर सरसरी नजर मार देना। और उसमें पढ़ना क्या है, उसमें ये एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ है, ये ध्यान, कब हुआ है और किससे रिलेटेड है। 3 बातें ही इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में ध्यान रखनी है, क्या क्या, कहाँ हुआ, कब हुआ और इसका एम क्या है। अगर ये बातें याद कर लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये आया कब, पहले तो ये ध्यान रखना है 1986 में आया। अब देखो फ्रेंड्स, पूरे एक्ट को पढ़ना बड़ा आसान नहीं है, एक्ट में तो बहुत कुछ बातें होती है। तो इसमें बहुत सी डेफिनेशन भी बात होती है कि क्या क्या डेफिनेशन, हैजार्ड्स की क्या डेफिनेशन होगी, पोल्यूशन की क्या डेफिनेशन होगी। तो ये सारी बातें हमें नहीं, एक तो ईयर याद करनी है, 1986 में आया। दूसरा जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एक्ट आया 1986, वो डिसीजन कौन से किसकी वजह से लिया गया या कौन से एग्रीमेंट से लिया गया, ये लिया गया इन्वायरमेंटल हेल्ड एट स्टॉकहोम इन जून 1972 में। एक स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस रही थी, स्टॉकहोम में, वहां से ये कंसेप्ट लिया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986, ये किसके बेस से आया या कहां से चर्चा का उठी और वो आया, तो ये आया स्टॉकहोम हुआ जो 1972 में, उसकी वजह से आया। और इसमें कुछ शॉर्ट टाइटल्स दिए हुए हैं दोस्तों कि ये एक्ट है वो पूरी इंडिया में लागू है, पहली बात तो ये, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कहाँ ये पूरी इंडिया में लागू है, ये बेसिक सी बात है। और उसके बाद होल इंडिया हो गया, और इसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी कॉल किया जाता है। एक्ट में ऐसी बातें आपको पता है लिखी जाती है, और ये कब फोर्स में आया, ये सारी बातें देखो एक्ट की, ये आप इतना उलझना नहीं है, आपको ईयर याद रखना है, एक तो कि कब आया ये, और दूसरा ये किसके बेस से आया, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे सेकंड की बात करें, ये जो आया है इंडियन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC। एक तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये पब्लिकेशन की डेट क्या है इसकी, 2008 की है। और इसके अंदर एक बात और याद रखनी है, ये 8 नेशनल मिशन थे, कितने, 8 नेशनल मिशन थे, ये कितने, 8 नेशनल मिशन थे इसमें, किसमें, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म। ये पब्लिक कब हुआ, 2008 में। कितने मिशन थे, 8 मिशन थे। और कौन कौन से मिशन थे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे ये मिशन थे, देखो एक कहाँ एनर्जी से रिलेटेड बहुत थे इसमें, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये सारे के सारे 8 मिशन थे। और एक एग्जाम में ये पूछ लिया कि नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया है वो किसका हिस्सा है, तो याद रखना वो NAPCC का। इस तरह के भी क्वेश्चन की फॉर्मेशन हो रही है फ्रेंड्स, तो इन 800 मिशन को आप प्लीज देख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, और आगे चलते हैं। आगे आपका है क्योटो प्रोटोकॉल, सबसे फेमस रहता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसकी क्योटो आपको पता है जापान में एक जगह है, और ये प्रोटोकॉल कब आया, 1997 में। मैं इसी की आपको ईयर याद करने के लिए कहूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फोर्स में कब आया, 26 फरवरी 2005 में। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है दोस्तों। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, अगर ऐसा ऑप्शन दे दे क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, हाँ क्लाइमेट चेंज से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। दूसरा अगर ये भी कह दे कि ग्रीन हाउस
गैसेज के रिडक्शन के से संबंधित है? हाँ, ग्रीन हाउस गैसेज के रिडक्शन से भी संबंधित है। 6 गैस, कितनी ग्रीन हाउस गैसेज की रिडक्शन से संबंधित है? 6 ग्रीन हाउस गैसेज की रिडक्शन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। क्लाइमेट चेंज से संबंधित है क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कि UNFCC है, CCC है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अभी आप ध्यान रखना। और इसमें ये 6 गैसें कौन कौन सी चीज, जो ग्रीन हाउस गैसेज की बात की थी क्योटो प्रोटोकॉल ने, इसकी 6 गैसें के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये 6 गैसें थी, इसमें याद रखना 6 ग्रीन हाउस गैसेज। एक तो थी कार्बन डाइऑक्साइड, एक थी मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 की 6 जो ग्रीन हाउस गैसेज है, इनकी रिडक्शन की बात की गई थी किसमें? क्योटो प्रोटोकॉल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित, कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आप कहोगे ग्रीन हाउस की रिडक्शन से, या फिर ग्रीन हाउस की रिडक्शन को ना लिख के वो सीधा क्लाइमेट चेंज लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ग्रीन हाउस का रिडक्शन होगा तो वो क्लाइमेट की बात हो रही है। या फिर ये पूछ सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल में कितनी गैसेज के बारे में बात की गई है? 6 गैसेज के बारे में रिडक्शन की। और कौन कौन सी गैसेज है मैंने आपको नाम बता दिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बात करते हैं। आगे है पेरिस एग्रीमेंट, जो अभी हुआ था, आपको पता है 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। और रिसेंट का अगर करंट का क्वेश्चन आपका बना सकता है तो ये बता सकता है कि पेरिस एग्रीमेंट से कौन से देश ने वॉकआउट कर लिया है। आपको पता है जैसे ही ट्रंप अपने रूप में आए, ट्रंप जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ चुके हैं। तो अमेरिका बाहर आ गया है पेरिस एग्रीमेंट से, ये थोड़ा ध्यान रखना। और पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, जो अपना प्री इंडस्ट्रियल टाइम था ना, प्री इंडस्ट्रियल टाइम था, उसमें से जो टेम्परेचर का है वो 1.5 से 2 की लिमिट रखना। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की लिमिट, जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था और अब का टाइम है, उसमें जो इंक्रीज रखना है टेम्परेचर का, इससे ज्यादा नहीं करना। 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। और ये दोस्तों RAS का जो मेंस का क्वेश्चन हुआ उसमें भी ये पूछ लिया गया था, तो ध्यान रखना RAS के मेंस में पूछा गया है। और वहां तो वो 2016 में मेंस हुआ, उसमें पूछा गया था फ्रेंड्स। तो वो तो सब्जेक्टिव पेपर था, तो अब ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर की लिमिट कितनी रखी गई है? 1.5 से 2 रखी गई है। और एक इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस और हुआ है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, इसको आप नेट से पढ़ लेना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ है, और आपको पता है उसमें इंडिया में एक ऐसी ही एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका आपको पता है इंडिया के अंदर मुख्यालय है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और वो है गुरुग्राम में। तो प्लीज आपको इसको ध्यान रखना है कि गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? गुरुग्राम में है। तो ISA के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना, आप गूगल से भी पढ़ लेना कि ISA का सेंटर कहाँ है? गुरुग्राम में है। आपको पता है फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे और हमारे मोदी साहब ने ही इनको क्या किया है, इसका इनोग्रेशन किया था, इस सेंटर का, ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल क्या क्या किया गया है, कौन कौन से देश? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, मकर रेखा और कर्क रेखा है, कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच के 2 देश हैं, उनको शामिल करने की बड़ी, ऐसे किसी देश को रोका नहीं गया है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के देशों को मुख्यतः वरीयता दी गई है, क्योंकि उनको माना गया है सूर्य पुत्र, क्योंकि वहां पे आपको पता है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और वहां पे सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का भरपूर रहता है, तो इसीलिए उन देशों को प्राथमिकता दी गई है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका मुख्यालय कहाँ है? क्योंकि ये इंडिया में है, ध्यान रखना, बहुत सारों का बाहर ही होता है, तो हमारी साइकोलॉजी बाहर की रहती है। ये इंडिया में है, और इंडिया में भी कहाँ है? गुरुग्राम में, गुड़गांव में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और इनोग्रेशन प्रधानमंत्री ने ही किया था, इंडिया के PM हैं उन्होंने, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो भी आए थे। तो ये सारी बातें हैं फ्रेंड्स। आई होप कि इसमें सारी बातें आपको कुछ न कुछ क्लियर हुई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ न कुछ डाउट है फ्रेंड्स, तो मुझे आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज बताएं। और थैंक यू फ्रेंड्स, और बिल्कुल भी टेंशन ना लें,
क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा नज़दीक है और मेरा भी नज़दीक है, आपका भी नज़दीक है। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूँ फ्रेंड्स, और आप भी बिल्कुल प्रेशर ना लें। और आपको एक राय देना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगे तो अभी 2-4 दिन, 1-2 दिन और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ऑब्जेक्टिव की, बाद में मत करना एग्जाम के पास। जितना एग्जाम नज़दीक आएगा ना, उसमें बस आप थ्योरेटिकल थोड़ा थोड़ा पढ़ता जाओ, क्योंकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। और जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, 2-4 क्वेश्चन नहीं आए, तो आपका डिप्रेशन आ जाएगा। और एग्जाम के टाइप जो डिप्रेशन आता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो आपको कभी भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस को लो लेके नहीं जाना है, क्योंकि सारा का सारा खेल दोस्तों कॉन्फिडेंस का है। तो कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और वही चीजें 2-4 दिन पहले वही पढ़ें जो आपको अच्छे से आती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा रहेगा और आप अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू।